गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल। ये एपिसोड लास्ट है तो बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। तो जहाँ रूहानिका को पता चल जाता है कि स्मृति और कोई नहीं, वो एक स्पिरिट है और जो स्पिरिट उसके साथ 5 साल से जुड़ी हुई है, जो उसके साथ हर पल उसका ख्याल रखती है, हर नेगेटिविटी, हर एक चीज़ों से बचाती है। और ये जानने के बाद जब स्मृति उसके पास वापस आती है रूहानिका के पास, तो उसे वो चीज़ बहुत प्यार फील होता है। स्मृति उसे समझाना चाहती है पर रूहानिका इस स्टेज पे नहीं रहती है क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को एंड करना चाहती है। अब उसके आगे जब सुबह मॉर्निंग होती है तो स्मृति उसी के पास रहती है और रूहानिका को वो एक सपना नहीं दिखता है, उसे वो चीज़ सच्चाई लगती है। वो थोड़ी देर अपने आप को पिंच करते हुए बोलती है कि ये सपना तो नहीं है। तभी स्मृति बोलती है ये सपना नहीं है, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो वो बोलती है स्मृति, तुम मेरे साथ जो अभी हो हमेशा रहना, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। तो कहती है नहीं छोड़कर जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी और मैं चाह कर भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी रूहानिका बोलती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारा साथ ऐसे ही हमेशा के लिए चाहिए। हाँ, तुम एक स्पिरिट हो, ये बात मुझे अब पता चली है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुम एक स्पिरिट कैसे बन गई? रूहानिका ये सारे सवाल स्मृति से पूछती है तो स्मृति बोलती है सही वक्त आने पर तुम्हें इन सारे सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे, पर मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ। बस मैटर ये करता है कि मैं यहाँ पे किस मकसद से आई हूँ, वो चीज़ों को ध्यान रखूँ। रूहानिका, जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में तुमसे वादा किया था कि मैं सबके सामने नहीं आऊँगी और तुम मेरे बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करोगे, वो इसलिए था क्योंकि स्पिरिट के बारे में अगर तुम किसी से भी बात करोगी तो कोई भी ये चीज़ समझेगा नहीं। तो इसलिए अब तुम्हें वही चीज़ें अपनानी पड़ेगी। आज से तुम परी हो गई या किसी से भी हो गया, इस बारे में बात नहीं करोगी। अगर परी ये समझती है कि ये तुम्हारी मानसिक स्थिति की है तो उसे बोलना कि हाँ हो सकता था, मुझे हैल्यूएशंस हो चुके हैं, मैं सोचने लग गई थी, मैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शायद ये सब सोचने लग गई थी। थैंक यू परी मुझे बताने के लिए और इन सब चीज़ों को समझाने के लिए। तुम्हें ये सब बातें बोलनी पड़ेगी और अपनी लाइफ को पहले जैसा था वैसी बनाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हल पर रहूँगी, जब तुम बुलाओगी मैं आ जाऊँगी, लेकिन इस बारे में अब तुम किसी से बात नहीं करोगी। जो रूहानिका रहती है वो अब एक्चुअल में समझ चुकी रहती है कि स्मृति कौन है, तो वो बोलती है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, पर वादा याद है ना तुम्हारा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तभी स्मृति बोलती है वादा याद था, तभी मैं आई भी हूँ तुम्हारे पास वापस। दूर तुमने मुझे किया था, मैंने तुम्हें दूर नहीं किया था। कहती मुझे कौन सा पता था कि वो धागा पहनने के बाद ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मुझे पता होता तो वो धागा मैं पहनती भी नहीं। तो कहती हाँ नहीं पहनती, पर सही वक्त पे अच्छा हुआ वो धागा को तुमने काट लिया, इसी बहाने मैं तुम्हारे पास आ तो गई। इसलिए मैं मंदिर इन सब जगह नहीं जाती हूँ, चाहे हम कितनी भी ब्यूटीफुल सोल क्यों ना हो या ब्यूटीफुल स्पिरिट क्यों ना हो, पर हमें भगवान के वहाँ जाना अलाउ नहीं है। रूहानिका बोलती है मैं समझ सकती हूँ सब कुछ चीज़ें। अब जो रूहानिका रहती है वो पहले जैसे उठती है, फ्रेश होती है, तैयार होती है और उतने ही प्यार से हक करती है। और अब वो स्मृति का हाथ पकड़ के उसे नीचे डाइनिंग टेबल तक लेकर जाती है, उसके साथ बैठती है और ब्रेकफास्ट करती है। पर इस बार उसे पता रहता है कि ये सिर्फ स्मृति को देख सकती है, बाकी कोई भी स्मृति को देख नहीं सकता है। अब रूहानिका ने उसे सपना लिया था और अपनाया भी उसने बहुत अच्छे से था, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है, चाहे वो इंसान से हो या किसी आत्मा से, फीलिंग्स तो सेम रहती है ना। और प्यार की डेफिनेशन आपको सीखनी है तो स्मृति से सीखिए, जो एक सोल होकर भी सॉरी जो एक स्पिरिट होकर भी अपनी कभी हदें पार नहीं करी, अपना गलत फ़ायदा नहीं उठाया और उसने कभी भी हानि नहीं पहुंचाई है रूहानिका को।
रूहानिका हमेशा से उसके पास फिजिकल होना चाहती थी या उसके पास वो फिजिकल आना चाहती थी, पर कभी भी स्मृति ने वो सब खोने नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था उसकी लिमिट और उसकी लिमिटेशंस। बहुत कम ऐसी स्पिरिट मिलती हैं जो किसी के साथ एक बिना मतलब के लिए रहती हैं, जो प्यार करती हैं बिना किसी कंडीशन के और बिना किसी स्वार्थ के, और ऐसे प्यार को सच्ची मोहब्बत कहा जाता है। ये वो स्पिरिट नहीं थी कि जो रूहानिका को जिस्मानी पाना चाहती थी या कुछ पाना चाहती थी, वो सिर्फ रूहानिका को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। और ये बात रूहानिका भी अब समझ चुकी थी, इसलिए वो स्मृति की सारी बातों को मानना ज़्यादा प्रेफर करती है। वो काका के साथ बैठती है। काका भी आज जब रूहानिका को देखते हैं, एक हफ्ते के बाद वो पहले जैसी हुई रहती हैं, तो वो जब उसे देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा आज तुम पहले जैसी दिख रही हो, तो वो कहती है हाँ काका, अब मैं पहले जैसी हो गई हूँ, अब मैं हमेशा से खुश रहूँगी। और ये चीज़ इस एक हफ्ते में मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। तो कहते कि हाँ बेटा, पर ऐसे बीमार मत हुआ करो, मुझे अच्छी नहीं लगती हो तुम। वो कहती है कि हाँ काका, मैं बीमार बिल्कुल भी नहीं होंगी। और ऐसे जाकर रूहानिका अपने स्कूल में भी जाती है। जब वो परी से मिलती है तो परी को भी बोलती है थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए, अगर तू नहीं होती तो मुझे सच्चाई का कभी पता नहीं चलता। आखिर रूहानिका उसे इस चीज़ के लिए हाँ इसलिए कहती है क्योंकि उसे उसकी मदद से कहीं ना कहीं उसे एक्चुअल में स्मृति की से मिलने का मौका मिला। स्मृति जो उससे हमेशा से छुप छुप के मिलती थी, आज वो सामने के सामने मिलती है और उसके साथ हर पल चल रही रहती साए की तरह। और क्योंकि रूहानिका उसे चाहती थी कि वो साए की तरह चले, उसके साथ उसे सही और गलत का डिफरेंस पता है, उसके साथ बहुत आगे तक चले। ऐसे ही आगे तक वो स्कूल में भी रहती है और टीचरों के सारे जवाबों के आंसर देती है। बहुत जल्दी 12th का फाइनल एग्ज़ाम्स आ जाता है और जिसमें रूहानिका टॉप करती है। जैसी वो टॉप करती है, ये बात तो स्कूल में देखने लायक होती है। फिर रूहानिका अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हैं और जब वो कॉलेज स्कूल 12th पास आउट हो जाती है, तो वो जब स्मृति से कहती है कि अब क्या चाहती हो तुम मुझसे, तो स्मृति उसे बताती है कि वो उसे कहीं लेकर जाना चाहती है, अगर रूहानिका खुद जाना चाहे तो, क्योंकि वहाँ जाने के लिए रूहानिका को खुद मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो वहाँ पर रूहानिका उसे बोलती है मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हूँ, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे साथ हेवन में भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो कहती है कि नहीं, हेवन पे नहीं जाना है तुम्हें मेरे साथ, बस एक जगह है जो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाना चाहती हूँ, अगर तुम चलना चाहोगी तो। स्मृति बोलती है। तभी रूहानिका बोलती है क्यों नहीं, मैं तो जाना ही चाहूँगी। तो रूहानिका स्मृति के साथ वो जगह जाती है जहाँ स्मृति उसे एक ऐसी जगह लेकर जाती है जो एनजीओ होता है। वो वहाँ पर बताती है कि देखो यहाँ पर इन बच्चों को देखो, ये बच्चे अनाथ हैं और इन बच्चों की परवरिश भी सही तरीके से नहीं हो रही है। यहाँ की जो वार्डन है वो इन बच्चों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है और इनका जो अनाज है ये सब लेकर वो कहीं और देती जा रही है। ये अपने ही रिश्तेदारों को इनका अनाज बेच देती हैं। तुम्हारे पापा यहाँ पर आकर ना एनजीओ को सपोर्ट तो करते हैं, पर वो पैसा वगैरह सब दे तो देते हैं, पर हिसाब कभी पूछते नहीं हैं, और जिसकी वजह से ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो रूहानिका स्मृति की सारी बातें सुनती है। तभी वो पूछती है तो मैं क्या करूँ? तो कहती है कि तुम्हें यहाँ आकर इन बच्चों को उनका हक दिलाना है। रूहानिका, तुम्हें पूरा हक है, तुम जाकर पूछ सकती हो कि कहाँ कैसे कैसे खाने पीने का हो रहा है। तुम इंस्पेक्शंस वालों को बुला सकती हो कि खाने की क्वालिटी कितनी गिरी हुई है, ये सब बताओ। ऐसे बच्चे बीमार हो जाएंगे। ये देखो, इन्हें 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 अच्छा पोषित खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी देखो कितनी कमज़ोर होती जा रही है। ये माल न्यूट्रिशंस के शिकार हुए जा रहे हैं, ये डिज़ीज़ बढ़ रही है। तुम्हें इन सबको कंट्रोल करना है।
तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, पर डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें लोगों से मिलना भी ज़रूरी है। तुम्हें लोगों के दर्द को समझना होगा, उनकी हेल्प करनी होगी, और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों की तुम मदद करो। तो रूहानिका बोलती है, स्मृति तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा करूँगी। तो वहाँ पर अंदर जाती है तो रूहानिका सारी चीज़ें देखती है। स्मृति उसे पल पल गाइड कर रही रहती है कि तुम इस स्टोर रूम पर जाओ, खाना कहाँ है, इधर किचन में जाकर देखो खाना ही नहीं बना है। हर एक चीज़ इसके बारे में स्मृति सब कुछ बताती है रूहानिका को। धीरे धीरे रूहानिका सब कुछ समझ रही रहती है कि स्मृति क्या चाहती है। फिर जब वो यहाँ से घर जाती है तो रूहानिका अपनी मॉम से इस बारे में बात करती है, अपने डैड को सब चीज़ें बताती है और डैड से रिक्वेस्ट करती है कि जिस ऑफेंस में, जिस एनजीओ में आप इतना पैसा दे रहे हो उसके बारे में थोड़ा तो पता करो। पापा प्लीज़ हैव अ सम पता करो, इंस्पेक्शंस के लिए बिठाओ, इंस्पेक्टर्स को भेजो वहाँ पर कि वो पूरा इंस्पेक्शन करे, चीज़ें बहुत ख़राब है। और जिसमें वो कुछ फ़ोटोज़ खींच के लाती है और अपने डैड को दिखाती हैं। और जहाँ पर जब उसके डैड कुछ सवाल पूछते हैं कि रूहानिका तुम्हें ये कैसे पता, तुम्हें वो चीज़ कैसे पता, वहाँ पर स्मृति रूहानिका को सारे सवालों के जवाब देती है और वही वो एज इट इज़ वहाँ पर बताती है। थोड़े टाइम तक तो उसके पापा थोड़े शॉक्ड होते कि मेरी बेटी इतना डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करके आई है, पर ये चीज़ सही है या गलत है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसके लिए उसके जो पापा जाते हैं वो वहाँ पर उनके जो हेल्थ मिनिस्टर्स रहते हैं उससे बात करते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शन बिठाते हैं और इंस्पेक्शन बिठाने के बाद वो एनजीओ में देखते हैं। जैसे जैसे वो एनजीओ में जाते हैं, पूरी चीज़ों को इंस्पेक्शन करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि रूहानिका ने सब कुछ सही बताया है। इससे उसके पापा बहुत ज़्यादा अपनी बेटी के लिए इज्जत बढ़ जाती है और प्यार करने लगते हैं। और इन सारी चीज़ों से जो रूहानिका के लिए स्मृति का प्यार दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। और अब स्मृति धीरे धीरे रूहानिका को हर एक चीज़ों के बारे में बताती है, जहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है, जहाँ पे राइट्स नहीं मिल रहा है, वो स्मृति रूहानिका के थ्रू अपनी सारी चीज़ें उससे करवा रही रहती हैं और जिससे रूहानिका खुद भी लोगों से जुड़ रही रहती है, उनके दर्द को समझने लगती हैं। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं, करीब 5 साल बीत जाते हैं और अब रूहानिका अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर चुकी रहती है और वो एक डॉक्टर भी बन चुकी रहती है। मतलब उसने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया रहता है और साथ ही साथ वो लोगों को एनजीओ में भी हेल्प करती थी, हेल्थ कैंपस में भी हेल्प कर रही थी। तो इस तरीके से जो स्मृति रहती हैं उसने रूहानिका को बहुत ज़्यादा डेवलप किया रहता है। और अब स्मृति के साथ रूहानिका हमेशा रहती है और रूहानिका के साथ स्मृति हमेशा रहती हैं। इस तरीके से इन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा रहता है। तो जब आगे एक दिन स्मृति जा रही रहती है तो रूहानिका उससे बोलती है तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि इस प्लेस से हम नहीं जाना चाहेंगे, हम दूसरे तरीके से चलेंगे। तो वो कहती है अरे बाबा यहाँ से चलते हैं ना, क्योंकि कार जो रहती है वो रूहानिका ड्राइव कर रही रहती है और उसके बाजू में स्मृति बैठी रहती है। तो रूहानिका जब कार ड्राइव कर रही रहती है तो वो बोलती है हम इस रोड से चलेंगे। तभी स्मृति कहती है मैं बोल रही हूँ ना, फिर भी इस जगह से चलो तुम। तो कहती नहीं स्मृति हम इसी तरीके से चलेंगे। रूहानिका स्मृति की एक नहीं सुनती है और वो उसी जगह से जा रही रहती है। जैसे जैसे वो जा रही रहती है तो रूहानिका के लिए कुछ अलग नहीं रहता है, लेकिन स्मृति बहुत अजीब सा फील करती है। उसकी आंखें बहुत अजीब सी फील हो रही रहती है, जैसे उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। धीरे धीरे उसकी पेन, उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा रहता है। ये सारी चीज़ें रूहानिका जब फील करती है स्मृति का हाथ पकड़ के, तो वो बोलती है कि तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें कुछ पेन हो रहा है। स्मृति क्या हुआ, तुम मुझे कुछ बताओगी? तो स्मृति कुछ बोल नहीं रहती है। रूहानिका थोड़ी सी गाड़ी को रोकती है, तभी स्मृति बोलती है यहाँ पे प्लीज़ गाड़ी मत रोको, चलाते रहो, यहाँ से जल्दी से निकलो। तो रूहानिका
अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज करती है और वहाँ से वो स्पीड में बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए जाती है, आगे बढ़ाते हुए जाती है और वो उस एरिया से सुनसान रोड से निकलती है। जैसे वो सुनसान रोड से निकलती है, वो दूसरी जगह टर्न करती है, बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी ज़्यादा कैसे, क्या हो गया था तुम्हें? तो स्मृति को इतना डरा हुआ, इतना मतलब अलग सा फील करते हुए, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे उसकी पूरी एनर्जी चली गई हो, वो अंदर से पूरी खालीपन उसका हो गया हो, वैसा वो फील करती है। तभी रूहानिका बहुत सारे सवाल पूछती है उससे कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या फील हो रहा है? कुछ भी नहीं। इसके बारे में स्मृति उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है। स्मृति यहाँ से चुपचाप बोलती है कि गाड़ी चलाओ, घर की तरफ जाना है। और इस ड्यूरेशन में स्मृति उससे कुछ भी बात नहीं करती है। रूहानिका को बहुत अलग सा लगने लगता है क्या होता है। और फिर जब वो थोड़ी देर गाड़ी चलाकर वहाँ पहुँच जाती है, जैसी वो पहुँचती है वो गाड़ी को साइड में करती है और स्मृति रूहानिका के साथ रूम पर चले जाके शांति से बैठी रहती है। रूहानिका ऑल टाइम सोच रही रहती है पर उसे समझ में नहीं आता। फिर रूहानिका बोलती है, स्मृति जब तुम्हें बेटर फील हो तो मुझे बता देना, मुझे थोड़ा सा काम है लैपटॉप में, मैं कर लूँ क्या? तो स्मृति उसे हाँ में जवाब देती है। यहाँ पर जो रूहानिका रहती है वो अपने लैपटॉप्स में कुछ काम करने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर रही रहती है, क्योंकि अब जो रूहानिका रहती है वो एनजीओ को बहुत सपोर्ट करने लग गई थी। और ये कहूँ कि एनजीओ को सपोर्ट करते करते वो कई चीज़ों से जुड़ चुकी रहती है और वो बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करती है और चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देती है। जैसी वो उधर से जाती है तभी वो बहुत कुछ रिसर्च करते करते उसके सामने एक आर्टिकल आता है और वो आर्टिकल को जब वो पढ़ती है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती है उस आर्टिकल को पढ़ते हुए। वो आर्टिकल पढ़ते हुए वो बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से उस आर्टिकल को देखने लगती है और देखते हुए पढ़ने लगती है। जो स्मृति रहती है वो बहुत टाइम तक साइलेंट तरीके से बैठी रहती है और थोड़ी देर में वो आर्टिकल को पढ़ के रूहानिका अपना लैपटॉप बंद कर देती है और स्मृति के पास आकर बैठते बोलती है, क्या हुआ है स्मृति, आओ मेरे पास आओ। और ऐसे करके पहली बार स्मृति को हक करती है रूहानिका। हमेशा से उसके कंधे पे अपना सर रखती थी, आज उसे अपना कंधा देती है और रखने के लिए, और बहुत प्यार से उसे कंसोल कर रही रहती है। और उसे बोलती है कि तुम मुझे बताओगी नहीं तब तक मुझे नहीं पता चलेगा, तुम मुझसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हो? तो वह कहती है कि मैं कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये चीज़ शेयर करना सही होगी। बस अगली बार से रिक्वेस्ट है कि उस एरिया से तुम कभी नहीं जाओगी, और अगर उस एरिया से तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। रूहानिका उसकी बात को समझती है और कहती है, पक्का उस एरिया से हम कभी भी नहीं जाएंगे। और ऐसे बोलकर वो उसे बहुत प्यार से फोरहेड पे किस करती है। अब ये इस टाइप का रिलेशन उनके बीच में हमेशा से रहता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरे रहते हैं, वो हमेशा से वक्त एक साथ बिताते हैं, एक साथ रहते हैं और लोगों की मदद करना हर एक चीज़ों में चलता रहता है। आखिर स्मृति है कौन, और स्मृति उस एरिया से जाना क्यों नहीं चाहती हैं? इन सब चीज़ों के बारे में अभी भी आपके सवाल अधूरे हैं कि स्मृति स्पिरिट कैसे बनी, क्या है, ये सब बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मैं इस सीज़न में तो नहीं देना चाहूँगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो हम सोचेंगे इसके आगे। तो ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। अब इस स्टोरी को एंड करने से जो एक लेसन था जो मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मेरी हर एक स्टोरी में एक ना एक लेसन होता है, तो ये लेसन ये है कि हम हमेशा से मोहब्बत को ना जिस्मानी समझते हैं। मोहब्बत ऐसी है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बस हमें वो चाहिए, हम उसके साथ वक्त अच्छा बिताएंगे, उसके साथ फिज़िकल होंगे और उसके साथ फिज़िकल होकर हम अपनी लाइफ को जिएंगे। लेकिन जिसने मोहब्बत को समझ लिया वो ये चीज़ जानो कि मोहब्बत हमेशा से जिस्मानी नहीं होती है। मोहब्बत ऐसी होती है जो इंसान को मिले बिना भी उसे पूरा करती है।
स्मृति पूरी थी रूहानिका के साथ और रूहानिका पूरी थी स्मृति के साथ। इन दोनों के बीच में कभी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, एक ह्यूमन और एक आत्मा के बीच में, एक स्पिरिट के बीच में कभी भी कोई फिजिकल रिलेशन हो नहीं सकता है। और लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। क्यों? प्यार की अगर आप डेफिनेशन समझ रहे हो तो मेरे ख्याल से उसमें जिस्मानी भी होना ज़रूरी है। और अगर वो जिस्मानी नहीं हुए तो वो एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं? अगर ये सवाल है आपका तो आप बिल्कुल गलत हो। मोहब्बत रूह से रूह तक की होती है, उसमें जिस्मानी होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिलेशनशिप में एक इंटीमेशन होना ज़रूरी हो। कुछ रिलेशनशिप दिल के इतने करीब होते हैं कि अगर वो इंटीमेट भी ना हो तो वो हमेशा उतने ही प्योर और उतने ही दिल को छूते हैं। कभी कभार उस इंसान के साथ बैठ के कुछ वक्त बिताना, बातें करना या उस इंसान के छूने पर खुद को पूरा फील करना, ये भी मोहब्बत है। तो मैं इस तरीके की मोहब्बत आपको बताना चाहती हूँ। बताने का तरीका एक स्पिरिट और एक ह्यूमन बीच का कनेक्शन था, लेकिन एक्चुअल में जो मोहब्बत होती है वो किसी से भी हो सकती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि मोहब्बत रूह से रूह तक की मिलके बनती है, तो अगर रूह से ही मोहब्बत हो जाए तो भी तो वो मोहब्बत ही है ना। तो यही बात है कि मोहब्बत हमेशा से बियॉन्ड दी जेंडर, बियॉन्ड दी बॉडी, बियॉन्ड दी एवरीथिंग होती है। एक सोल से सोल का कनेक्शन है, यही बताया है। और इसका टाइटल है लव विद सोल। इट्स मीन कि एक इंसान को एक सोल से प्यार हो जाता है और सोल ही एक स्पिरिट होती है, बस यही है। सो आप समझ गए होंगे कि मैं इस स्टोरी से क्या बताना चाह रही हूँ, और आपको ये स्टोरी कितनी अच्छी लगी है, क्या है, ये सब आप मुझे बताइएगा। और ये स्टोरी अभी भी कुछ पल के लिए अधूरी है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इसके आगे की कहानी क्या है। जब मुझे पता चलेगी मैं ज़रूर इस स्टोरी को पूरा करूँगी। सो स्मृति कौन है, कहाँ से आई, क्यों आई, और रूहानिका के लिए इतने ज़्यादा डेलिकेटेड क्यों है, इन सारे सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं है। इसलिए ये जितनी मुझे पता थी उतनी ही मैंने आपको बताई है। और ये स्टोरी हमें ये बताती है कि प्यार सच्चा हो तो सब कुछ हासिल है। मोहब्बत ये नहीं होती है कि हमें इसे पाना है या हमें उसे पाना है। मोहब्बत ये होती है कि जब हम किसी की इच्छाएं या किसी की भले के लिए हम उसको बदलते हैं, वो एक मोहब्बत होती है। यहाँ पर जो स्मृति रहती है वो अपने बारे में तो कभी उसने सोचा भी नहीं। हमेशा से रूहानिका को सही राह दिखाना, रूहानिका को डेवलप करना, रूहानिका की पर्सनालिटी को बढ़ाना, उसे एक अच्छा इंसान बनाने में लगी रही। और यही एक एक्चुअल में मोहब्बत होती है। प्यार, मुझे नहीं पता कि आज के ज़माने में कौन कैसा प्यार कर रहा है, किस तरीके की प्यार कर रहा है। दो लोग मिले, एक दूसरे को जाना और एक दूसरे के साथ फिज़िकली हुए, अच्छा लगा और ये प्यार है। तो सॉरी, मेरी डेफिनेशन में तो ये प्यार नहीं है। डेफिनेशन हमेशा से प्यार वो है कि जहाँ पर हम सामने वाले को अपना सेल्फिशनेस हटा के सामने वाले के लिए, उसके भले के लिए क्या अच्छा है ये सोचें, यही मोहब्बत है। यहाँ पर भी रूहानिका के बारे में स्मृति ने पहले सोचा, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये सब चीज़ें पहले सोची। तो वही बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको टोकता है, आपको डांटता है, आपको सही राह पर लेकर जा रहा है क्योंकि वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, तो वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। तो उस इंसान को कभी भी अपने लाइफ से दूर जाने ना दीजिए, उसको अपने पास रखिए और उसके साथ अपना अच्छे से जीवन बिताइए, चाहे वो आपके साथ फिज़िकली होना चाहे या ना होना चाहे,
तब भी उस इंसान को कभी मत खोइए, क्योंकि प्यार फिज़िकली नहीं होता है। प्यार मेन चीज़ होती है जो दिल से दिल का रिलेशन होता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो फिज़िकली आपके साथ नहीं होना चाहता है पर आपको मेंटली साथ देता है और आपको हर पल एक डेवलप्ड और एक अच्छा इंसान बना रहा है, तो प्लीज़ ऐसे इंसान को कभी मत छोड़िए। यही इस पूरी स्टोरी से मैं आपको समझाना चाह रही थी। सो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अभी बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और मेरी ब्रोकन एंजल जो स्टोरी चल रही है उसे भी उतना ही प्यार दीजिए। फिर देखते हैं, मिलते हैं, कुछ अगर नई स्टोरी आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ जो मैसेज मैं आपको बताना चाहती हूँ वही मैसेज आप भी लोगों तक पहुँचाइए कि लव इज़ बियॉन्ड द जेंडर, बियॉन्ड द सोल, बियॉन्ड द बॉडी। एक रूह से रूह का कनेक्शन है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये भी आप सब जगह तक बताइए। चलिए, ओके, बाय बाय।